संविधान से आप क्या समझते हैं? संविधान से आप क्या समझते हैं? आधुनिक युग में प्रत्येक सभ्य राज्य का कोई ना कोई संविधान होता है। आधुनिक जो युग है इसमें प्रत्येक सभ्य राज्य के लिए कोई ना कोई संविधान होता है। कोई भी राज्य बिना संविधान के नहीं चल सकता है। कोई भी राज्य बिना संविधान के नहीं चल सकता है तथा आधुनिक संवैधानिक राज्य सुनिश्चित नियमों एवं सिद्धांतों के आधार पर गठित होता है। आधुनिक संवैधानिक राज्य सुनिश्चित नियमों एवं सिद्धांतों के आधार पर गठित होता है। इन नियमों एवं सिद्धांतों को ही जो राज्य के ढांचे, बनावट और संगठन को निर्धारित करते हैं संविधान कहा जाता है। जो राज्य के ढांचे और बनावट और संगठन को निर्धारित करते उसे संविधान कहते हैं। संविधान को आंग्ल भाषा में कॉन्स्टिट्यूशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। कॉन्स्टिट्यूशन शब्द का प्रयोग मानव शरीर के ढांचे एवं बनावट के लिए किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन का अर्थ क्या है? तो मानव शरीर का ढांचा अथवा बनावट। मानव शरीर का ढांचा अथवा बनावट इसका जो है अर्थ होता है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो मानव शरीर का ढांचा, बनावट इसका अर्थ होता है जिस प्रकार मानव शरीर के संदर्भ में कॉन्स्टिट्यूशन का अर्थ होता है शरीर के ढांचे व गठन से होता है, उसी प्रकार से राजनीति विज्ञान में कॉन्स्टिट्यूशन का तात्पर्य राज्य के ढांचे एवं संगठन से होता है। संविधान उन लिखित एवं अलिखित नियमों का संग्रह है जिनके द्वारा एक और राज्य का स्वरूप, संगठन, कार्य क्षेत्र और अधिकार निश्चित होते हैं तथा दूसरी ओर नागरिकों के पारंपरिक संबंधों की विवेचना होती है। जेलीनेक के शब्दों में राज्य कहलाने का अधिकार रखने वाले प्रत्येक समाज का संविधान अवश्य होना चाहिए। अर्थात ऐसे सिद्धांतों की संहिता होनी चाहिए जो ऐसे सिद्धांत की संहिता होनी चाहिए जो कि सरकार और प्रजा के संदर्भ में उसकी प्रजा के संबंध निश्चित करे, उनके अनुसार राज्य अपनी शक्ति का प्रयोग करे। हम जेलीनेक के इस कथन से सहमत हैं कि बिना संविधान के राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। बिना संविधान के राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती है कथन किसका है? तो जेलीनेक का है। फिर अगला जानते हैं भारतीय संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकार कौन से हैं? तो भारतीय संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकार कौन से हैं? कौन से मौलिक अधिकार हैं? तो हमारे देश में प्रथम बार इस संविधान द्वारा नागरिकों के लिए कुछ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। संविधान के द्वारा नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, परंतु 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति का जो अधिकार है उसे समाप्त कर दिया गया था। वर्तमान में इनकी संख्या जो है 6 है। मौलिक अधिकार कितने हैं? तो 6 हैं। नंबर 1 समानता का अधिकार, फिर स्वतंत्रता का अधिकार, फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। हित समूह प्रकारशील लोकतंत्र का अभिन्न अंग है। स्पष्ट कीजिए। हित समूह जो दबाव समूह होते हैं का लोकतंत्र का अभिन्न अंग है, यही स्पष्ट करना है। तो किसी भी लोकतांत्रिक देश में हित समूह का विशेष महत्व होता है। दबाव समूह को हित समूह कहा जाता है। राजनीतिक दल हित समूह के मुद्दे को उठाते हैं ताकि वे उनका समर्थन कर सकें।
और यदि किसी हित या समूह को लगता है कि उनके हित की कोई बात नहीं की जा रही है तो वह एक अलग राजनीतिक दल बना लेते हैं। हित समूह राजनीति क्षेत्र के कुछ निश्चित हिस्सों को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं। कुछ निश्चित हिस्सों को पूरा करने के लिए उनका उद्देश्य वैधानिक अंगों के सदस्यों का समर्थन प्राप्त करना है। बिना हित समूह के एक प्रकार्यात्मक लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती है। मतलब बिना हित समूह के लोकतंत्र की कल्पना संभव नहीं है। प्रकार्यात्मक लोकतंत्र में हित समूह का विशेष महत्व है। हित समूह का राजनीतिक क्षेत्र में समूह के कुछ हिस्सों की रक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हित समूह जो हैं वो लोकतंत्र की रक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं हित समूह। फिर लोकतंत्र की स्थिति की विवेचना कीजिए। तो लोकतंत्र की स्थिति क्या है, इसकी विवेचना करना है। तो भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, परंतु भारत में लोकतंत्र के सफल क्रियान्वयन के लिए आदर्श दशाएं विद्यमान नहीं हैं। परंतु आदर्श दशाएं जो हैं विद्यमान नहीं है लोकतंत्र की सफलता के लिए। भारत की जनता पूर्ण रूप से शिक्षित और राजनीतिक रूप से जागरूक नहीं है। पूर्ण रूप से शिक्षित नहीं है और जागरूक नहीं है। यहाँ जनसंख्या का एक बड़ा भाग अशिक्षित और अंधविश्वासी है। वह जनता के नैतिक स्तर भी निरंतर गिरता जा रहा है। परिणाम स्वरूप समाज और शासन में भी भ्रष्टाचार की बढ़ोतरी होती जा रही है। राजनीतिक दल की संख्या में अविरल रूप से वृद्धि हो रही है। अधिकांश राजनीतिक दल का आधार राजनीति और आर्थिक न होकर बल्कि धर्म है, जाति है, संपदा है आदि क्षेत्र हो रहे हैं। धर्म है, जाति है, संपदा है आदि क्षेत्र हो रहे हैं तथा निर्वाचित हो जाने के उपरांत अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए दल बदल की प्रवृत्ति जोरों पर है। निर्वाचन निष्पक्ष नहीं हो पाते हैं। निर्वाचनों में व्यापक रूप से अनियमितताएं होती हैं। इसमें बूथ कैप्चरिंग मुख्य है। ये सभी राजनीतिक पार्टियां अखंड भ्रष्टाचार में डूबी हुई हैं। शासन के घोटाले की भरमार है और राजनीतिक नेता का चरित्र भी संदिग्ध है। भारत में आर्थिक समानता का भी अभाव है। राजनीति पर असामाजिक एवं आपराधिक तत्वों का प्रभाव है। भारत में लोकतंत्र की सफलता के लिए नेताओं का चरित्र उच्च होना आवश्यक है। आर्थिक समानता भी अपरिहार्य है। आर्थिक समानता भी क्या है तो अपरिहार्य है।